नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात ईरान की, क्योंकि ईरान के बाद अब इजराइल एक और नए और बेहद खतरनाक वॉर फ्रंट खोलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दुनिया भी ईरान और इजराइल के बीच मचे महायुद्ध के नतीजों को देख ही रही थी कि इस बीच एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आ गया है। दावा यह है कि इजराइल के निशाने पर अब परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान है। बेंजामिन नेतन्याहू का जंगी इशारा साफ है, जो भी इजराइल के दुश्मनों को पनाह देगा उसका नामो निशा मिटा दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इजराइल के रडार पर आ कैसे गया वो मैं आपको बताती हूं। इजराइल पाकिस्तान में जंग की आशंका क्यों जताई जा रही है वो भी मैं आपको बताती हूं। इजराइल ने पाकिस्तान को जम करके लताड़ लगाई है। ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता तक पर सवाल उसकी तरफ से खड़े कर दिए गए हैं और कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन के प्रति झुकाव है, यह इजराइल की तरफ से बयान दिया गया। कट्टरपंथियों का पाकिस्तान पूरा समर्थन करता है, यह इजराइल ने कहा और पाकिस्तान की भूमिका पर यूएस को भी सतर्क रहने की सलाह इजराइल की तरफ से दे डाली गई है। पाकिस्तान के चक्कर में अमेरिका किसी संभावित जाल में न फंस जाए। इजराइल ने कहा कि बीते 2 सालों में हमास नेताओं के पाकिस्तान दौरे में इजाफा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता का ढोंग रच करके पीठ पीछे इजराइल के कट्टर दुश्मनों की मदद कर रहा है और खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हमास के शीर्ष नेताओं को पाकिस्तान गुपचुप तरीके से अपने यहां शरण दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के नेताओं के साथ इस्लामाबाद की सीक्रेट मीटिंग्स ने इजराइल के गुस्से को और 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इजराइल इसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा धोखा मान रहा है और इस धोखे की सजा सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है। भौगोलिक रूप से इजराइल और पाकिस्तान के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच सीधे जमीनी रास्ते से आमने सामने की जंग लड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आधुनिक दौर की जंग जमीनी रास्तों की मोहताज नहीं होती है, क्योंकि सैन्य ताकत के मामले में दोनों ही देश बिल्कुल भी कम नजर नहीं आते हैं और खास तौर पर इजराइल तो बिल्कुल भी कम नजर नहीं आता है। ग्लोबल पावर इंडेक्स के अनुसार 2026 के आधार पर दोनों देशों की ताकत मैं आपको बताती हूं। अगर बात पाकिस्तान की करूं तो ग्लोबल मिलिट्री रैंक 14वां स्थान है और इजराइल का 15वां। पाकिस्तान का रक्षा बजट 10 बिलियन डॉलर का है और इधर इजराइल का 47 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान के पास आईएसआई खुफिया एजेंसी है और इजराइल के पास मोसाद। अघोषित तौर पर यह बताया गया कि परमाणु हथियार किसके पास कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास 170 और दूसरी तरफ 90। पाकिस्तान के पास 6,50,000 से ज्यादा सैनिक है, एक्टिव सैनिक, और यही इजराइल के पास 1,70,000 है। फाइटर जेट्स 469 हैं, दूसरी तरफ 284 हैं। युद्धक टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 है और इजराइल के पास 1,300 है। वही सबमरीन पाकिस्तान के पास 8 है और इजराइल के पास 5 है। लेकिन इजराइल को इससे फर्क कब पड़ा? इजराइल पिछले 3 साल से युद्ध में है और 1-2 फ्रंट पर नहीं बल्कि 3 फ्रंट पर। गाजा में हमास के साथ, यमन में हूथियों के साथ और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और चौथा फ्रंट उसने ईरान के साथ खुला हुआ है। तो किसकी कितनी क्षमता है आंकने अगर बैठे तो इजराइल बहुत ऊपर चला जाएगा उस क्षमता में। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल की संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी मुल्क को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के मोर्चे से निपटने के बाद इजराइल का पूरा ध्यान अब उन देशों पर है जो आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान पर इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा या फिर यह सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की एक नई कूटनीति है? अब आपको बताती हूं कि पाकिस्तान इजराइल में जंग हुई तो हालात क्या होंगे। पहली संभावना यह कि पाकिस्तान घोषित और इजराइल अघोषित परमाणु संपन्न देश है और टकराव की स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल को निशाना बना सकता है और इजराइल के एरोज एयर डिफेंस
एरोस्पेस डिफेंस और डेविड स्लिंग सिस्टम मजबूत है। इजराइल के डिफेंस पाकिस्तान के मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इजराइल फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के ड्रोन से भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तीसरी संभावना यह है कि पाकिस्तान सीधे सेना भेजने के बजाय प्रॉक्सी वॉर शुरू करवा सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल विरोधी गुटों की वो मदद ले सकता है। अब ईरान से निकलते ही इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इजराइल पाकिस्तान का हश्र भी ईरान जैसा कर सकता है। वो सिर्फ इस बात से नाराज नजर आता है कि जो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करवाने की बातें कहता है, वो खुद कट्टरपंथी सोच रखता है। हमास के कमांडर्स को, आतंकियों को, यह इजराइल की तरफ से कहा गया, उन्हें शरण देता है। ऐसे में अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि वो किसकी मध्यस्थता को स्वीकार करने वाला है। और सीधे तौर पर इजराइल ने यह कहा कि अगर हमास नेताओं को, कमांडर्स को इसी तरीके से वो अपने देश में शरण देने की कोशिश करेगा तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अब रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। इजराइल को नहीं भरोसा, पाकिस्तान पर होगी बम वर्षा। इजराइल का टारगेट सेट, पाकिस्तान में होगा विस्फोट। हमास नेताओं को शरण, आतंकिस्तान पर नेतन्याहू गरम। नेतन्याहू का जंगी ऐलान, ईरान के बाद टारगेट पाकिस्तान। मुनीर शहबाज का धोखा, ट्रंप ने इजराइल को नहीं रोका। ट्रंप का चापलूस मुनीर निकला हमास का स्लीपर सेट। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि हमास को शरण देने वाले पाकिस्तान को क्या इजराइल खत्म करेगा? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल सिरोही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल एसके मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका यादव इजराइल समर्थक है, रशिया से हमारे साथ होंगी, डॉक्टर इरशाद अहमद नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे, उस्मान अहमद पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। उस्मान अहमद, क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हमास की कितनी आवभगत पाकिस्तान में हुई? नैना जी, इससे हमास से भी जो बड़ा दहशतगर्द है नेतन्याहू, उसकी कितनी आवभगत इंडिया में होती है? जो बड़ा दहशतगर्द है पहले उसकी बात कर देते हैं, जो नेतन्याहू है ना, नेतन्याहू से शुरुआत कर देते हैं। उस बड़े दहशतगर्द नेतन्याहू के घर जाके उसे जफ्फियां कौन लगाता है? दूसरा गुजरात का दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नरेंद्र मोदी। क्योंकि हो सकता है कि पत्रकारों को, आप क्या, खैर आप क्या पत्रकार कितने पढ़े लिखे होते, पता नहीं कौन सी डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो आपके हो चाहे मेरे देश के हो, उनके शब्दों, उनके लिए उनके पद का मान रखते हुए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। बोलिए जी। समझ में नहीं आया आपको उस्मान अहमद? क्योंकि आपको, आपकी जॉब ऐसी है ना कि आपने पाकिस्तानी गेस्ट को बोलने नहीं देना और इंडियन गेस्ट को पूरा टाइम देना होता है। तो फिर जिस वक्त आप क्रॉस टॉक करती हैं तो फिर समझ नहीं आती आपके सवाल की, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है इसी वजह से आपका मीडिया इतना शब्दों का जो इस्तेमाल है थोड़ा पत्रकार वाले स्तर पर करिएगा, किसी आवारा गली में घूमने वाले लोगों की तरह मत करिएगा। बोलिए आप। नहीं, पत्रकार वाला की है ये, इंटरनेशनल मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी बातें बोली हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये इंटरनेशनल मीडिया ने नेतन्याहू को बोला है, आप चिश्ती चलाती क्यों हैं? जो उनकी हरकत है उन्हीं के हिसाब से तो उनको टाइटल दिए जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी जी की हैं
और जो नेतन्याहू की हैं, तो जो बड़े दहशतगर्द है ना नेतन्याहू, उसका आप ख्याल किया करें, उसके हवाले से शो किया करें। 60,000 प्लस बच्चे जो हजब मार दिए उस पर शो किया करें, ना कि आप जो है ना बेचारा इधर नहीं, अब उधर से घुमा पाकिस्तान के फिरा लोग के नहीं तय वो लोग करेंगे, मुझे अपना किस पर बात करनी है। उस्मान अहमद, कितना आपने हमास के नेताओं के गले में माला डाला है और कितना आपने उन्हें कंधों पर उठाया है, उसकी पत्रकारिता की थी क्या पाकिस्तान में? नहीं जी, मैंने आपको बोला भी, हाँ। मैंने आपको बोला भी है कि हमारा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है। आपको अगर बहुत ज्यादा घेला हो रहा है ना कि हमने स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप स्टेट की बात करें ना, आप किसी ने कुछ कर दिया उससे स्टेट का क्या ताल्लुक है? किसी के पर्सनल किसी से रिलेशन या कुछ ऐसा है। और हमास जो कुछ कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, वो अग्रेसर तो नहीं है। उस पे तो इसराइल अग्रेशन कर रहा है, उनके बच्चों को इसराइल मार रहा है, उनके बड़ों को इसराइल मार रहा है, उनकी जगह पे कब्जा इसराइल कर रहा है। हमास तो सेल्फ डिफेंस कर रहा है भाई। एक सेल्फ डिफेंस करने वाला हमास, हम उसे क्या बोलें? हमने तो उसको अप्रिशिएट ही करना है कि भाई अच्छा है, आप अपना सेल्फ डिफेंस जारी रखो। जिस तरह का आप पे अग्रेशन हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, भाई ज्यादा लोग किसके मारे जा रहे हैं? इसराइली मारे जा रहे हैं ज्यादा या फलस्तीनी मारे जा रहे हैं? आप देखें, जुल्म तो इसराइल कर रहा है फलस्तीन पे। आप उस पे देखा करें कि जुल्म कहां पर हो रहा है, मासूम कहां पर मारे जा रहे हैं, बच्चे कहां पर मारे जा रहे हैं, कौन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, कौन किसी की तरह। डिफेंसिव मोड ये हमास का कब ऑन हुआ था? तारीख और वर्ष अगर आप मुझे याद दिला दे तो हो सकता है मेरी याददाश्त वापस आ जाए। आपकी याददाश्त वापस आई तो फिर आप शो कंटिन्यू कर लेना। हाँ। आपकी याददाश्त नहीं आई तो आपको शो नहीं करना चाहिए। डिफेंसिव मोड कब ऑन हुआ था हमास का? देखिए जी, बात इसकी सिंपल सी बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमास जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दिस। और वो इसराइल के बाद आया। इसराइल ने जिस तरह से ये यूके वालों ने इसराइल के साथ किया कि थोड़े से यहूदी थे उनको इतनी ज्यादा लैंड दे दी और फलस्तीनियों का वहां से हक मारना शुरू कर दिया। उससे पहले तो हमास नहीं था ना। तो हमास आया वो इसराइल के बाद ही आया कि भाई इनको इतनी ज्यादा टेरिटरी आपने दे दी। और उसके बाद से ही ज्यूज ने जिस तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, तो फिर जाहिर सी बात है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन आना ही है। वो क्यों है? हमास का क्या मकसद है? वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, वो तो अपनी टेरिटरी को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। वो क्या हालत कर रहे हैं? आप अगर पत्रकार के तौर पर किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, उस्मान अहमद सुनिए, अगर आप पत्रकार के तौर पर किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, किसी घटना के बारे में बताते हैं, तो आप तारीखों का भी जिक्र करते हैं। 7 अगस्त 2023 की तारीख थी जब आसमान से लेकर के, पानी से लेकर के, जमीन से लेकर के हर तरफ से हमास ने घुसपैठ की इजराइल के अंदर। मैं आपको याद दिलाती हूँ 1950 का वक्त था जब ये कहा गया था कि इजराइल इस जमीन पर आकर के बस सकता है। आपको शायद तारीखें याद नहीं होंगी, अब मैं आपको वापस लेकर के आती हूँ। कर्नल मलिक, अब ये पाकिस्तान को पहले तो ये मानना होगा कि हाँ वहां पर तलहा सईद भी है, वहां पर आतंकी संगठन भी है, तब जाकर के वो ये मान पाएंगे कि हाँ उन्हीं तलहा सईद ने माला भी पहनाई थी और उन्हीं तलहा सईद ने हमास के लिए सीधे सीधे कार्यक्रम रखवाए थे मुशायरे के। मेरा आपसे ये सवाल है, 7 अक्टूबर से पहले सब कुछ ओके था? आप इस तरह से इनजस्टिस ना किया करें ना। नहीं, इनजस्टिस नहीं है, आप तो भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। मीनाक्षी जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को और मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जो पाकिस्तान मेहमान आते हैं ना, ये सेट एजेंडे के साथ आते हैं। इनके पास 4 लाइनों से ज्यादा कुछ नहीं है। तो है एक दो समझदार आदमी भी आते हैं जो अच्छी रैशनल बात करते हैं और हमारे विरोध में भी बात करें, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो ये बेसलेस बातें उठाते हैं, एजेंडा चलाने लगते हैं, इस पर बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो ये पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब में भी है, यूएई में भी है, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर ये हैं जहां जहां पे पैसा इनको मिलता है। इसमें से कितने लोग गाजा में गए हैं उनको बचाने के लिए? कितने उनके लिए गाजा में लड़ने के लिए गए? और कितने लोग इनके जाके सीरिया में लड़े? ये बेकार की बात यहां करते हैं कि हम उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ये बात नहीं होती मेरे पाकिस्तानी मेहमान के किसने कितने मार। जब ऑपरेशन युद्ध चलता है एक बार वो छिड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब युद्ध छिड़ेगा जो ताकतवर कंट्री है वो ज्यादा हावी होगा और वो अपने दुश्मनों का सफाया करने की कोशिश करेगा। अक्टूबर 23 में क्या ऐसी खुजली मची थी हमास को? वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, आपने उनकी बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को क्या दुर्दशा किया आपने। और आपसे हमास का आप तेरे से कह रहे वो बचाव में कर, किससे बच रहे हो? कौन सा देश है हमास का? हमास तो खुद एक फीड है, एक पालतू है। हमास, हिजबुल्लाह और ये अंसार अल्लाह सारे के सारे पालतू हैं। और ये पालतुओं को फीड मिलती कहां से है?
इनका पूरा फीड आता है ईरान से, ये आप भी जानते हैं, और राय शायद जो हो सकता है आपका देश भी देता हो इनडायरेक्टली। और एक चीज आपको बता दूं मैं, देखिए जब आप किसी देश में इस तरह से आप किसी बच्चों को उनके माइक्रोवेव में टेम्परेचर सेट करके चलाते हो ना, तो ये समझ लीजिए अगर उस देश के प्रधानमंत्री में जरा सा भी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, वो भून के ही रखेगा। और फिर आप ये मत कहिए कि इनके तो 1250 मरे, इनके 12,000 क्यों मर गए। उस्मान भाई, जब युद्ध छिड़ता है ना, ये नहीं, अब यूक्रेन और रशिया में ये नहीं देखा जाता किसके 10,000 मरे, किसके 1 लाख मरे हैं। देखिए जंग छिड़नी नहीं चाहिए, और जंग अगर छिड़ती है तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती है जब तक कि उस देश के ऑब्जेक्टिव मीट ना हो जाए। और कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप फट से आप आ जाते हो रेटी टाइप आशा पे। क्यों मोदी जी ने क्या किया, पूरे देश के अंदर हमारे अंदर इतनी खुशहाली आ रही है, ये आपको पछता नहीं है। कश्मीर के अंदर एफिल टावर से भी ऊंचे हम ब्रिज करके और 150 की स्पीड से वहां पे मतलब ग्लास टॉप की हम ट्रेन दौड़ा रहे हैं। आपने देखा है, फोटो में देख लीजिएगा शायद, क्योंकि आपको वैसे तो अपनी आंखों से तो दिखाई देने का सौभाग्य प्राप्त होगा नहीं। और रही बात यह है कि हम अपने देश में इतने खुश हैं, दुनिया में मुसलमान अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो भारत की जमीन है। एक भी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। जो आप दम भरते हो ना उम्मा उम्मा का, एक भी नहीं जाना चाहता, और यहां सारे आना चाहते हैं। ये देश इतना सुंदर है, इस देश पर ना ही सवाल उठाओ तो अच्छा, नहीं तो पर्दे ज्यादा खुल जाएंगे। जी मीनाक्षी जी। ठीक है। प्रियंका, भी हाल फिलहाल की अगर स्थिति देखी जाए तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे बयान उस वक्त दिए गए जब मध्यस्थता की जा रही थी इजराइल को लेकर के, और अब इजराइल सीधे तौर पर हमास को, जो मुलाकातें होती है तलहा सईद की, वहां पर हमास का जो आना जाना होता है उसे लेकर के वो निशाना साध रहा है। तो क्या अगला नंबर अब ईरान के बाद पाकिस्तान का होने वाला है? नमस्कार मीनाक्षी जी। मैं पहले तो हमारे पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे पैनलिस्ट को ये बता दूं, हक की बात वो कर रहे हैं जो खुद भीख के हक पे बैठे हैं। ज़मीनी हक की बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान पर कि नहीं, देखिए पाकिस्तान का जो सपोर्ट है टुवर्ड्स हमास वो शुरू से ही ओपन रहा है। इनके 2024 में इनके पार्लियामेंट में बुलाया गया, इनको डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पूरा नेशनल लेवल का दिया गया। वो लोग आकर के हमास यहाँ पर इनकी कंट्री के अंदर मार्च निकालते हैं, एलईटी के साथ, लश्कर ए तैयबा के साथ मार्च निकालते हैं, जैशे मोहम्मद के साथ मार्च निकालते हैं, ओपन मार्च निकालते हैं, उनको सेफ हेवन देते हैं, मीटिंग देते हैं। डॉक्टर नाजिब जहीर और खालिद कसूरी को ये लोग बुलाते हैं, कतर में उनकी मीटिंग करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। ना कि सेफ हेवन देते हैं बल्कि उनको मंच भी देते हैं, पूरा ओपन मंच देते हैं। और एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से हमास और जैश मोहम्मद ये पीओके में भी इन्होंने मार्च निकाला है, एंटी इंडिया रैलीज की है और एंटी इंडिया ऑपरेशंस किए हैं। अब रही बात इनकी कि अटैक करेगा नहीं, देखिए 2000 किलोमीटर की दूरी है। इजराइल की दो तरीके की जंग होती है, दो तरीके की रणनीति होती है। एक जंग वो होती है जो अभी लेबनान में चल रही है, जो गाजा में चली।